नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी। जी नमस्कार। फिल्मों और टीवी शोज ने तो इसे काफी ग्लैमरस बना दिया है ना? लेकिन असलियत क्या है? क्या पर्दे के पीछे सब वैसा ही होता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। हमारे पास क्रिमिनल साइकोलॉजी अ बिगिनर्स गाइड जी। किताब के कुछ अहम हिस्से हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस फील्ड के कुछ सबसे अहम और शायद चौंकाने वाले पहलुओं को समझें बिल्कुल। कि मतलब ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट असल में करते क्या है और उनके काम में क्या मुश्किलें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अपराधियों की प्रोफाइल बनाने तक ही सीमित नहीं है, जैसा अक्सर हमें देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ, इसमें मानव व्यवहार की एक बहुत गहरी समझ और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसकी जटिलताओं का विश्लेषण, वो सब शामिल है। तो मेरा पहला सवाल यही है, वो जो फिल्मों वाला क्रिमिनल प्रोफाइलर होता है, जो क्राइम सीन देखकर ही अपराधी का पूरा हुलिया, उसकी आदतें सब बता देता है, वो कितना सच के करीब है? देखिए, सच कहूं तो वो तस्वीर का एक बहुत छोटा और मैं कहूँगा अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया हिस्सा है। ओह। असल में जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कई तरह के काम करते हैं, जैसे पुलिस की जांच में मदद करना या सलाह देना। किस तरह की सलाह? जैसे कि संदिग्धों या गवाहों से पूछताछ कैसे करनी है, उस पर मार्गदर्शन देना। फिर अदालत में विशेषज्ञ गवाह के तौर पर पेश होना। अच्छा, कोर्ट में भी? जी। और अपराधियों के पुनर्वास, मतलब उनके सुधरने के जो कार्यक्रम होते हैं उन पर काम करना, इस विषय पर शोध करना, और हाँ, विश्वविद्यालयों में पढ़ाना भी। समझ गई। तो प्रोफाइलिंग बस एक छोटा सा हिस्सा है? बिल्कुल, प्रोफाइलिंग सिर्फ एक टूल है, पूरी टूल किट नहीं। और प्रोफाइलिंग भी मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके कई तरीके हैं, जैसे क्लिनिकल अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल है, या फिर एफबीआई का तरीका है। और सबकी अपनी अपनी सीमाएं, अपनी कमियां हैं। जैसे एफबीआई वाले तरीके की क्या सीमाएं? जैसे एफबीआई का जो तरीका शुरू में विकसित हुआ वो बहुत कम, शायद सिर्फ 36 अपराधियों के इंटरव्यू पर आधारित था। अब ये जरूरी नहीं कि वो 36 लोग पूरी अपराधी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करते हो, है ना? हाँ, ये बात तो है। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, और ये जो प्रोफाइलिंग होती है, इसके पीछे कुछ बुनियादी मान्यताएं भी तो होती होंगी? हाँ बिल्कुल, कुछ मुख्य मान्यताएं हैं जिन पर ये टिकी हैं। जैसे कि? एक है ऑफेंडर कंसिस्टेंसी, मतलब ये मानना कि एक अपराधी जो है वो अपने अलग अलग अपराधों में काफी हद तक एक जैसा ही व्यवहार करेगा, पैटर्न होगा कोई। ठीक है। और दूसरी है होमोलॉजी। इसका मतलब है कि जो अपराधी एक जैसा व्यवहार करते हैं अपराध करते समय, उनकी पृष्ठभूमि या उनकी जो निजी विशेषताएं हैं वो भी मिलती जुलती होंगी। और इन मान्यताओं के लिए कोई सबूत है? मतलब रिसर्च क्या कहती है? देखिए, शोध से मिले जुले नतीजे सामने आते हैं। पहली वाली जो मान्यता है, कंसिस्टेंसी, कि अपराधी एक जैसा व्यवहार करेगा, उसको कुछ हद तक समर्थन तो मिलता है। अच्छा। जैसे जैक द रिपर केस का विश्लेषण हुआ था, उसमें कोशिश की गई थी कि व्यवहार की समानताओं के आधार पर कुछ हत्याओं को एक ही व्यक्ति से जोड़ा जाए। लेकिन जो दूसरी मान्यता है, होमोलॉजी वाली, कि समान व्यवहार वाले अपराधियों की पृष्ठभूमि भी समान होगी, उसके लिए पुख्ता सबूत मिलना काफी मुश्किल है। तो अगर वो मान्यता कमजोर है? हाँ, तो फिर सिर्फ व्यवहार देखकर अपराधी की पृष्ठभूमि का अंदाजा लगाना वो थोड़ा जोखिम भरा हो जाता है। समझ गई। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी बात करें न्याय प्रणाली में मानवीय योगदान की, जैसे चश्मदीद गवाह या फिर झूठ पकड़ने की कोशिशें, इन पर कितना भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, पेचीदा एरिया है। पहली बात तो ये कि हमारी याददाश्त वो किसी वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करती। अच्छा। जी। 1976 में एक डिवलन रिपोर्ट आई थी, उसने भी इसी गंभीर मुद्दे पर ध्यान खींचा था, क्योंकि गलत पहचान की वजह से कई बार बेगुनाह लोगों को सजा मिल रही थी। ओहो, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। हमारी यादें अधूरी होती हैं। कई बार हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारी पहले से बनी धारणाएं, वो सब यादों को बदल सकती हैं। तो मतलब गवाह की गवाही हमेशा 100% सही नहीं होती। हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। फिर गवाह की उम्र है, घटना के समय कितना तनाव था, या अगर कोई हथियार वगैरह मौजूद था, ये सारी चीजें याददाश्त पर असर डाल सकती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पुलिस की जो पहचान परेड जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष हों, नहीं तो गलत पहचान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और झूठ पकड़ने के बारे में क्या? क्या वाकई कोई ऐसी निशानी होती है जिससे पक्का पता चल जाए कि कोई झूठ बोल रहा है? नहीं,
आम धारणाओं के बिल्कुल विपरीत वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि झूठ बोलने वाला नजरें चुराएगा या घबराएगा। हाँ, यही सोचते हैं सब। और शोध कुछ और ही कहानी बताते हैं। बल्कि कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया कि झूठ बोलने वाले शायद कम पलके झपकाते हैं या हाथ कम मिलाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा है, वाकई। जी हाँ, जो आम सोच है उसके बिल्कुल उलट। और पॉलीग्राफ जैसी जो मशीनें हैं वो भी अचूक नहीं है। पॉलीग्राफ भी नहीं? नहीं, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। लोग इन्हें धोखा देने के तरीके सीख सकते हैं, जिन्हें काउंटर मेजर्स कहते हैं। और एक और खतरा है फॉल्स पॉजिटिव का। फॉल्स पॉजिटिव? वो क्या होता है? मतलब जब बहुत सारे निर्दोष लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है तो मशीन गलती से किसी निर्दोष को भी झूठा बता सकती है। बाप रे, ये सब जानने के बाद तो मतलब गवाही और झूठ पकड़ना, ये सब कितना अनिश्चित हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि सजा और सुधार के बारे में क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या कहती है? क्या सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना है? देखिए, सजा का जो मकसद है वो समय और समाज के साथ बदलता रहा है। पुराने जमानों में जाएं तो शारीरिक दंड देना, सरेआम बेइज्जत करना वो आम बात थे। आज भी बदले, यानी रिट्रिब्यूशन का सिद्धांत तो मौजूद है ही कि भाई गलत काम किया है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि न्याय व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही। हाँ। तो वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसे विजिलेंटिज्म कहते हैं। जैसे वो टोनी मार्टिन का केस था इंग्लैंड में। हाँ, सुना था उसके बारे में। जिसने अपने घर में घुसे चोरों पर गोली चला दी थी। उससे समाज में काफी बहस छिड़ी थी कि क्या सही है क्या गलत। और जेल भेजने का मकसद क्या होता है? सिर्फ सजा? जेल का एक मुख्य मकसद तो है अपराधी को समाज से दूर रखना, ताकि वो और अपराध ना कर सके। इसे इनकैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन जेल के अपने मनोवैज्ञानिक असर भी होते हैं। कैदियों में तनाव, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, ये सब बहुत आम है। और सुधार? क्या अपराधियों को सुधारने की कोशिशें भी होती हैं? हाँ बिल्कुल, उसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं। इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सीबीटी वो कैसे काम करती है? इसमें अपराधियों की सोच और उनके व्यवहार को बदलने पर फोकस किया जाता है। जैसे थिंक फर्स्ट जैसा एक प्रोग्राम है जो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेहतर तरीके सिखाता है। लेकिन क्या ये सुधार कार्यक्रम वाकई काम करते हैं? मतलब क्या इनसे अपराध कम होते हैं? इस पर लगातार बहस चलती है। शोध जो हैं वो मिले-जुले परिणाम दिखाते हैं। कुछ कार्यक्रम कुछ हद तक दोबारा अपराध करने की दर को कम करते हैं, ये सच है। लेकिन कई अपराधी इन कार्यक्रमों को पूरा ही नहीं करते, खासकर वो जिन्हें शायद इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इनकी असल प्रभावशीलता पर सवाल तो बना रहता है। तो कुल मिला के देखें तो क्रिमिनल साइकोलॉजी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने या सजा दिलाने का ही विज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मानव मन की गहराइयों, हमारी न्याय प्रणाली की अपनी सीमाओं और सच तक पहुंचने की जो मुश्किलें हैं, उनको समझने की एक बहुत जटिल कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। क्या सवाल? कि जब चश्मदीद गवाही, झूठ पकड़ने की हमारी अपनी क्षमता और यहां तक कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जैसी तकनीकों में भी मानवीय भूल की इतनी गुंजाइश है, तो हमारी न्याय प्रणाली कितनी निश्चित, कितनी पक्की हो सकती है? और इस अनिश्चितता का हमारे न्याय पर भरोसे के लिए क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।